बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। आपसे आशा है कि आप हमारी आवाज़ सरकार को और सरकार में बैठे नुमाइंदों को जरूर पहुँचाएंगे। साथियों, SC/ST एक्ट 1989 एक्ट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 में एक आदेश देकर उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है। आदेश देकर जिसको लेके समस्त भारत में लगभग 17 से 18 स्टेटों में एक साथ समस्त दलित समाज में, बहुजन समाज में भारत बंद का लोकतांत्रिक आंदोलन को आह्वानित किया। 2 अप्रैल 2018 में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरे समाज में मजबूती के साथ में लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचा। उस बंद में साजिश के तहत कुछ असामाजिक तत्व उसको बंद को बदनाम करने के लिए लगातार उन लोगों ने पूरे समाज को बदनाम करने का काम किया, जिसमें हमारी सरकार अपनी आंख मूंद करके जो दबा कुचला दलित समाज है, दबा हुआ वर्ग है, उस पर फर्जी मुकदमे लाद कर उनके बच्चों पर राशुकाएं लगाकर, उनके बच्चों पर गैंगस्टर लगाकर, उनके बच्चों पर 10 एक घटना की एक व्यक्ति पर 10 FIR मेरठ में दर्ज की गई। ये केवल मेरठ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की घटनाक्रम था। उत्तर प्रदेश नहीं, 16-17 स्टेटों का मामला था। हम उत्तर प्रदेश सरकार से इस प्रकार के फर्जी मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं, तमाम 2 अप्रैल के फर्जी मुकदमे वापस लेने का आचार संहिता लगने से पहले निवेदन और प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप वाकई संविधान की रक्षा करते हैं, अगर आप वाकई लोकतंत्र को मानते हैं, तो आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है। इसको मानकर, चूंकि अभी आपने मुजफ्फरनगर दंगे के मुकदमे वापस किए, चूंकि आपने स्वतः खुद के मुकदमे वापस किए, इन मुकदमों की वजह से बच्चों को ना तो नौकरी मिल पा रही है और वो लगातार अपने आंदोलन के दर्ज मुकदमे वापस करने की गुहार लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर इन बच्चों के मुकदमे वापस नहीं हुए तो 2 अप्रैल संघर्ष समिति और सभी तमाम पीड़ित और बहुजन समाज आने वाले चुनाव में अपनी भाषा, अपनी बात जरूर रखें। और इतना ही नहीं, निश्चित रूप से अगर इस दर्द को नहीं आप लोगों ने अपने स्तर से समझा और इस दर्द को समझकर इनके मुकदमे वापस नहीं लिए, तो निश्चित रूप से चुनाव में ये अपनी भागीदारी दिखाते हुए आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये प्रेस वार्ता केवल और केवल आपके कानों में बात रखने के लिए की गई है, क्योंकि बहुत सारे नुमाइंदे, विधायक, सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री लगातार 3 साल से उनको ज्ञापन दे करके अपने मुकदमे वापस करने के लिए संघर्ष समिति लगातार काम कर रही है, लेकिन इनकी बात को इग्नोर और नजरअंदाज किया गया। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, रानी पद्मावत को लेकर के करणी सेना ने जो अपना काम किया, आंदोलन किया, उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। हरियाणा में जाट आंदोलन होता है, उसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। लेकिन व्यवस्था में दबा कुचला दलित समाज जो अपने हक हकूक की बात रखता है और आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से करता है, उसमें बिना उचित जांच के निश्चित रूप से उन पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। घटना दोनों तरफ से होती है, अगर हिंसा होगी तो दोनों तरफ से हुई होगी, लेकिन जो लोग अपनी बात रख रहे हैं उन्हीं के 13 बच्चे शहीद कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं। इस घटना का उचित स्तरीय जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। अन्यथा की दृष्टि में 2022 में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेकर के हम प्रखर हैं और मुखर हैं। अगर आप लोगों ने अन्याय बंद नहीं किया तो विधानसभा चुनाव 2022 में समस्त पीड़ित और दलित समाज, बहुजन समाज आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। इस वार्ता के माध्यम से मैं और एक बिंदु और सूचित करना चाहूंगा
कि जितने भी नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के समाज के बीच में आएंगे उनसे सवाल तो किया जाएगा। एक प्रथा चलती आ रही है कि काली शाही की बात, उनका मुंह काला नहीं किया जाएगा। उन नेतृत्व करने वाले लोगों को 250 ग्राम शाही गिफ्ट के रूप में उपहार के रूप में दी जाएगी कि निश्चित रूप से आप इसको लीजिए, और जब समय लगे कि हाँ मैंने अपने समाज के लिए क्या किया, शीशे के सामने खड़े होकर के शाही को जरूर दें। ये चुनौती नहीं है, ये प्रार्थना है कि आप हमारे मुकदमे, दलित समाज के बच्चों के मुकदमे वापस लेने का काम जल्द से जल्द कीजिए। अगर भाजपा से उनका काम नहीं बनेगा तो फिर उसका विकल्प कांग्रेस ही होगा। ये विकल्प जो जनता के सामने रखा जाता है, जनता के खिलाफ होता है। चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे आज भाजपा की सरकार हो, सबने दलितों को, पिछड़ों को और ट्राइब्स को ठगने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। सब जितने भी उद्योग हैं या जितने भी और सरकारी तौर के निगम हैं या सरकारी संस्थान हैं, सबका निजीकरण किया जा रहा है। अब ये निश्चित हो गया है कि निजी हाथों में जाने के बाद आरक्षण का मुद्दा बेकार हो जाएगा। आरक्षण के खिलाफ सरकार में रहते हुए लोग ये कहते हैं कि आरक्षण के जरिए अयोग्य लोग आगे आते हैं, नौकरियों में आते हैं। इसके अलावा उनके पास आरक्षण के खिलाफ कोई भी बात नहीं मिलती है। लेकिन मेरे जैसे लोगों का कहना है कि आरक्षण के जरिए अगर अयोग्य आते हैं तो क्या पैसा दे करके, पूंजी खर्च करके, डिग्री लेकर नौकरियों में आने वाले लोग योग्य हो जाते हैं? पता ही नहीं। ये आरक्षण सदियों से दबे कुचले लोगों को विशेष अवसर देने के लिए होता है। मनुवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए होता है। मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय को वक्ष से, वैश्य को उदर से और शूद्र को पैर से उत्पन्न किया। उस मनुस्मृति ने शूद्रों को यह भी अधिकार नहीं दिया है कि वो अपने बच्चों के नाम अच्छे से अच्छे रखें। ये मनुस्मृति ने खुद कहा है कि वो अच्छे नाम नहीं रख सकते हैं अपने बच्चों के। इसीलिए कहीं गुबरे नाम मिलेगा, कहीं झगड़ू नाम मिलेगा, कभी कड़ीले नाम मिलेगा। इसी तरह के नाम आमतौर से मिलते हैं। लेकिन अगर हम जागृत होंगे, समाज जागृत होगा तो इस व्यवस्था को परिवर्तित करेगा, इस व्यवस्था को समाप्त करेगा। अब अगर हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए बात करेंगे तो सत्ता कोई भी होगी, सत्ता का चरित्र मैंने बताया एक ही होता है। आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, ये भी सत्ता का चरित्र है। निजीकृत किया जा रहा है उद्योगों को, ये भी सत्ता का चरित्र है। और
लोगों को आरक्षण का अवसर न मिले, ऐसी व्यवस्था भी बनाने का चरित्र सत्ता का ही है। इसलिए हमारी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अगर आंदोलन अपने अधिकारों के लिए करते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, हमें जेलों में डाला जाता है, हम पर लाठियां चलाई जाती हैं, गोलियां चला दी जाती हैं और हम अपने जनतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उनको हमारे जनतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता है। इसलिए हमारी जरूरत है पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की ये जरूरत है कि वो खुद राजनीति में उतरें। अगर हमारा अधिकार है कि हम लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए लड़ें, सड़कों पर लड़ें, अपने अधिकारों की मांग करें, तो हमारे अधिकारों की मांग पूरी नहीं की जाती है, बल्कि हमें सताया जाता है, जैसा कि आप सब लोग सताए हुए हैं। इसलिए अब ज़रूरत हो गई है कि सिर्फ आंदोलन ही हमारे काम की चीज़ नहीं है। आंदोलन तो हमारी विवशता होती है कि हम अगर सत्ता को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो विवश होकर के आंदोलन करते हैं और सत्ता से मांग करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में हमें ये अधिकार है कि हम खुद भी सत्ता पर काबिज हों। अगर हम आंदोलन करते हैं तो ऐसे आंदोलनकारियों को ज़रूरत है कि वो चुनाव को भी आंदोलन बनाएं और सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनावों में हिस्सेदारी लें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक लड़ते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे, धोखा खाते रहेंगे और इस देश में बड़ी जो बात चल रही है, देश के लोगों को, हम भारत के लोगों को बांटने की कोशिश। आज इस देश में कहा जाता है कि सांप्रदायिकता बढ़ी है। सांप्रदायिकता बढ़ी है, जातिवाद बढ़ा है। क्यों? इसलिए कि पूंजीवाद के दो हथियार ये बहुत जबरदस्त होते हैं, सांप्रदायिकता और जातिवाद। अगर हम सांप्रदायिकता और जातिवाद में फंस करके बढ़ जाएंगे तो अपने लोगों को सत्तासीन नहीं कर पाएंगे और फिर उन पूंजीपतियों द्वारा दिए गए विकल्प में ही फंसे रहेंगे, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। और प्रदेश पर स्तर पर जैसे उत्तर प्रदेश में है सपा और बसपा। अगर हम ये कहें कि ये क्षेत्रीय पार्टियां पूंजीपतियों की दलाली नहीं करती हैं तो भी गलत है। ये पार्टियां हर स्तर पर पूंजीपतियों के ही समर्थक हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमको और आपको जो हथियार हमें दिया गया है लोकतंत्र में मताधिकार का, उसका इस्तेमाल करें और चुनाव में आगे बढ़ें। चुनाव को अपना हथियार बनाएं, चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करें और किसी के सामने हाथ न फैला करके खुद देने वाले हाथ बने। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम और आप लड़ते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे, मुकदमे
झेलते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे, हमारे बच्चे गोलियां खा करके मौत का शिकार होते रहेंगे, यही हमारे किस्मत रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोकतंत्र में सक्रिय हिस्सेदारी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।